अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? चलें जी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स हमारा टॉपिक चल रहा था और लास्ट क्लास में जो है वो हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट कर लिया था, उसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए थे, ठीक है ना? अच्छा, आज जो है इस न्यूक्लियर फिजिक्स का एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्टर, एक इंटरेस्टिंग सा सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं मास एंड एनर्जी को, ठीक है? तो अब इस सेक्शन को हम लेबल कर सकते हैं एज मास एंड एनर्जी। अच्छा, ये जो सेक्शन है, ये एक बड़ी यूनिक किस्म की सी बात करता है। हम लोगों ने रेडियो एक्टिविटी के अंदर, डिस्कशन के अंदर, चाहे वो लेवल्स में हो, एएस के अंदर, पार्टिकल के अंदर पढ़ा हो, या फिर अभी जो रिसेंटली हम लोगों ने पढ़ा, उसके अंदर हम बार बार एक डिस्कशन करते थे कि एनर्जी ज़्यादा हो जाती थी किसी भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई के अंदर, या फिर एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई जो है वो क्या कहते हैं, एनर्जी रिलीज़ करता था वेन एवर, क्या कहते हैं, वो किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस से गुजरता, चाहे वो इमिशन का प्रोसेस हो, चाहे वो न्यूक्लियर फिजन हो, फ्यूजन हो, ठीक है जी, वो एनर्जी रिलीज़ करता था। ऐसी एक सिचुएशन हमने बताई थी, ठीक है जी। अब ये एनर्जी कौन सी रिलीज कर रहा है, ये एनर्जी क्या है, सबसे पहले इस एनर्जी को समझते हैं, ठीक है? देखिए, द पॉइंट इज कि एक न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूक्लियॉन्स जो मौजूद हैं, ठीक है, उन न्यूक्लियॉन्स को एक जगह पर जोड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स चाहिए। इस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का जिक्र एएस की पार्टिकल फिजिक्स में हम लोगों ने किया था कि द पार्टिकल्स दैट आर अफेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स मैंने हमने डिस्कस किया हुआ है कि दीज आर द फोर्सेस दैट हैव अ शॉर्ट रेंज बट large magnitude, the forces that are responsible to keep the nucleus binded together, the nucleon in contact एक दूसरे से, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि there is a strong nuclear force, there is an energy that is binding all the nucleons, ठीक है? अब अगर मैं चाहता हूँ कि if I need to dismantle that इंटायर न्यूक्लियस, मतलब डिसमेंटल से मुराद ये है कि मैं एक एक न्यूक्लियन को अलग अलग करना चाहता हूँ, ठीक है ना? इफ आई हैड लेट्स से कार्बन 16, कार्बन 14, अब कार्बन 12, लेट्स से एक स्टेबल न्यूक्लियाई की बात करें, अब कार्बन 12 के अंदर 12 न्यूक्लियन, 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स हैं। मैं चाह रहा हूँ कि वो जो एक न्यूक्लियस था उसको तोड़ के अलग 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 6 प्रोटॉन्स अलग कर दूँ, 6 न्यूट्रॉन्स अलग कर दूँ। तो ऐसा करने में देयर वुड बी अ ह्यूज बर्डन रिक्वायर्ड, ठीक है ना? उसको अलग करने में हम एनर्जी दे रहे होंगे, ठीक है जी। लेकिन जब मैं उसकी एनर्जी दूंगा, मतलब ये जो एनर्जी दूंगा मैं उसको डिसमेंटल करने के लिए, दैट एनर्जी वुड एक्चुअली बी वुड बी इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी पर न्यूक्लियन। मतलब वो एनर्जी उन 12 न्यूक्लियॉन्स के अंदर डिवाइड हो रही है और वो 12 न्यूक्लियॉन्स की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। सिमिलरली जब हम उसको जोड़ देंगे वापस न्यूक्लियस के फॉर्म में लेकर के आ जाएंगे, तो वही अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो सबसे पहली चीज़ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जिस एनर्जी को हमने डिस्कस किया था कि एनर्जी इज बीन गिवन या फिर एनर्जी इज बीन रिलीज, तो वो एनर्जी एक्चुअली ये वाली एनर्जी है, ठीक है? तो सबसे पहले इन दो तीन छोटी छोटी बातों को लिख रहे हैं, इसके अंदर शुरू की डिटेल्स हैं, उसके बाद फिर एक फ्लो आएगा। तो हमने डिस्कस किया, जो छोटी छोटी बातें भी देखी हैं उसके पॉइंट्स बना रहे हैं। हम लिखेंगे कि न्यूक्लियॉन्स इन अ न्यूक्लियस आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है? अच्छा, इसकी ज़रूरत क्या थी इन ऑर्डर टू स्टे कंबाइंड?
कंबाइंड रहने के लिए फोर्स चाहिए, ठीक है। अगर अब हम इसको डिसमेंटल करने वाले हैं तो हमें एक बहुत ज़बरदस्त अमाउंट ऑफ वर्डन चाहिए जो कि इनको अलग अलग करेगा, ठीक है। और दैट वर्डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज हो जाएगी, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पर न्यूक्लियन के अंदर। तो ये बात हम इस तरह लिखेंगे कि इन ऑर्डर टू डिसमेंटल a nucleus into its separate nucleons, a work is required to be done against the strong nuclear force। ठीक है जी। अच्छा, अब जब हमने ये वर्डन किया, हमने उनको अलग अलग कर दिया, तो ये एनर्जी गई कहाँ? जो हमने वर्डन किया है, ये एनर्जी गई कहाँ? ये एनर्जी गई हर न्यूक्लियन के पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो एवरी न्यूक्लियन वुड हैव एन इंक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो the work done causes an increase causes an increase in the potential energy of each nucleon, ठीक है। अच्छा, अब विज़िबली मैं ये भी बात कह सकता हूँ कि अगर सेपरेट न्यूक्लियॉन्स जोड़ करके एक न्यूक्लियस बनाते हैं तो वही अमाउंट ऑफ एनर्जी, सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है ना। क्योंकि अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एवरी न्यूक्लियन वुड डिक्रीज और कलेक्टिवली दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड रिलीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि व्हेन सेपरेट न्यूक्लियॉन्स combine together form a nuclei, the potential energy of each nucleon decreases and each nucleon decreases and energy is released। अच्छा, अब ये जो एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो एनर्जी जो कि हम प्रोवाइड कर रहे थे तोड़ने के लिए, वो एनर्जी जो कि रिलीज हो रही है जोड़ने वक्त, उस एनर्जी का नाम क्या है? दिस एनर्जी इज रेफर्ड एज दी बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। द एनर्जी is referred as the बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन करने को आता है
ठीक है। अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या चीज़ है वो गौर से देखिए। बाइंडिंग एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी minimum amount of energy required to dismantle a nucleus into separate nucleons. सेपरेट न्यूक्लियॉन्स मतलब, अच्छा नाम बाइंडिंग एनर्जी है लेकिन डेफिनेशन में आ रहा है कि रिक्वायर्ड टू डिसमेंटल, तो मतलब तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, तो बेसिकली इसलिए है कि यही वो एनर्जी है जो ये कंबाइन होंगे तो रिलीज होगी, तो इस वजह से इसका नाम बाइंडिंग एनर्जी दिया गया है। हम कभी भी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके बाइंड ही नहीं करते, हम इस एनर्जी को दे करके तोड़ते हैं। एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्डन दैट इज होल्डिंग देम टुगेदर, इसलिए इसका नाम बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बाइंडिंग एनर्जी मैथमेटिकली किस चीज के बराबर है, उसके लिए एक थ्योरी और कॉन्सेप्ट और समझना है। इस बाइंडिंग एनर्जी को आइंस्टाइन साहब ने बहुत अच्छे से समझाया था। आइंस्टाइन वाई इज फेमस फॉर, एक तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और एक ये, ठीक है जी। अच्छा, अब द पॉइंट इज कि ये बाइंडिंग एनर्जी हम किसे कह रहे हैं, ये बाइंडिंग एनर्जी हमने कहा कि एक न्यूक्लियस था उसको हमने तोड़ा, ठीक है, और तोड़ के अलग अलग रख दिया, ठीक है, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगी थी उसको हमने बाइंडिंग एनर्जी कहा था, फिर जोड़ देंगे तो वही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगी। यहाँ तक की तमाम बातें बहुत सिंपल थी। अब एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहे हैं, थ्योरी लेकर के आ रहे हैं, उसके बाद इन दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे। ये हमने बात की एनर्जी की, अब मास की बात करते हैं, ठीक है। मास की बात ये है कि फॉर एग्जाम्पल देखें, मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे पास एक कार्बन का न्यूक्लियस था, कार्बन की न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स है, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ठीक है। और उसके बाद मैंने सेपरेटली 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स अलग अलग करके रखे, ठीक है। यूं समझ लें कि ये आपके पास एक कार्बन न्यूक्लियस है, दिस इज कार्बन 12 एंड दीज आर 12 न्यूक्लियन, ठीक है ना। अब उसूलन समझ में आने वाली बात यह है कि अगर मैं इन दोनों का वजन करूं तो बराबर आना चाहिए, ठीक है। एक कार्बन एटम जिसके अंदर कार्बन न्यूक्लिया है, कार्बन न्यूक्लियस जिसके अंदर 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, उसका वजन, और सेपरेटली 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स अलग अलग अगर मैं देखूं तो इन दोनों का वजन बराबर आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह है कि भाई मेरे पास 4 किताबें रखी हुई हैं, मैंने हर बुक का मास मेजर किया, ऐड करके लिखा, ठीक है जी। उसके बाद उन 4 बुक्स का एक फाइल बनाया और अब उस फाइल का मास मेजर कर रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दोनों का मास बराबर आना चाहिए, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। अब हकीकत क्या है, हकीकत आपके पास थोड़ी सी डिफरेंट है। वो ये कहता है, रियलिटी ये कह रही है हमें कि दिस इज हेवियर देन दिस इज लाइटर। अब ये कैसे हो रहा है, मतलब आप 4 बुक्स को अलग अलग मास उनका मेजर कर रहे हैं, तो वो आप कह रहे हैं कि अलग अलग मास मेजर करके जब मैं टोटल करूंगा तो वो ज्यादा आएगा।
लेकिन उन्हीं 4 बुक्स को एक स्टैक बना करके अब अगर मैं तराजू के ऊपर रखता हूँ तो उसका मास कम आएगा। ये लॉजिक क्या है? मतलब उन्होंने कहा कि एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन कि इफ मैं किसी बीम के ऊपर अगर ऐसा कर पाता कि भाई मैं एक साइड के ऊपर रख दूं कार्बन एटम, सॉरी कार्बन न्यूक्लियस, और एक साइड पे रख दूं 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स, तो दिस वुड बी दी हेवियर साइड और ये आपके पास छोटा होगा, मतलब लाइटर होगा। अब ये लॉजिक समझ में नहीं आई, ठीक है। अब इस लॉजिक को आइंस्टाइन साहब ने समझाया थ्रू द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है जी। अब आइंस्टाइन ने इस बात क्या समझाई, सबसे पहले एक चीज सुनिएगा बहुत ध्यान से। हमने बचपन से एक चीज पढ़ रखी हुई है, मास इज कंजर्व्ड और एनर्जी इज कंजर्व्ड, एज इन कि एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इतनी बात को हमने समझा, जो कि सही भी है, गलत नहीं है। मास इज कंजर्व, किसी भी सिचुएशन में किसी भी चीज का मास चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये भी चीज सही है, ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन अगर बहुत क्लोजली देखा जाए तो आइंस्टाइन ने ये कहा कि मास इज नॉट कंजर्व्ड, एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, मास एंड एनर्जीज आर कंजर्व्ड। अभी जितना कंफ्यूजिंग है ना उतना ही मजेदार है। मास अलहदा से कंजर्व नहीं है, एनर्जी अलहदा से कंजर्व नहीं है, मास एंड एनर्जी मिलके कंजर्व है। किस तरह? अगर कहीं पे मास कंजर्व नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि वो मास एनर्जी में तब्दील हो चुका है, और कहीं पर अगर हमारे पास एनर्जी कंजर्व नहीं नजर आ रही तो इसका मतलब ये है कि वो मास में एडअप हो चुकी हुई है, मतलब वो एज अ मास एडअप हो चुकी हुई है। तो मतलब जिस तरह एवरी मास पोजेसेस एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, व्हाटसोएवर, इतनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमने सुनी है, तो हमने कहा कि एवरी मास पोजेस एनी टाइप ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब एक नया पहलू ये है, एक नया फलसफा ये है कि एवरी एनर्जी पोजेसेस मास। जिस तरह मास एनर्जी रख सकता है सॉरी, जिस तरह मास एनर्जी रख सकता है, इसी तरह एनर्जी भी मास रखती है। समझाता हूं। देखें, अगर मैं लेट्स से कि मेरा मास 58 केजी है, टू बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है जी, फैक्ट है ये। मेरा मास 58 केजी है, ठीक है। नाउ दिस वुड बी कंसिडर्ड एज माय रेस्ट मास। जिस वक्त मैं स्टेशनरी हूं, जिस वक्त मैं रुका हुआ हूं, ये उस वक्त का मास है, ठीक है। अब अगर मैं दौड़ना शुरू कर दूं एट अ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, तो आई पोजेस अ वेरी मैग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मेरा मास अब 58 नहीं होगा, मेरा मास 58 से थोड़ा सा बढ़ चुका हुआ होगा। अगर मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ तो मेरा मास बढ़ चुका हुआ है, ठीक है। अगर मैं रुक जाता हूँ तो मेरा मास अगेन 58 केजी है, बैक टू माई रेस्ट मास। सिमिलरली, अगर मैं जमीन, मतलब एट आई एम स्टैंडिंग एट द सर्फेस एट द रेडियस, तो मेरा जो मेरे पास एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, टेक्निकली इट जीरो, ठीक है ना, वो बचपन वाला MGH वाला इट जीरो। और अगर मैं एक बहुत बड़ी हाइट पे चला जाता हूँ जहाँ पे मेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बहुत बढ़ जाती है MGH के हिसाब से, तो वहां पे मेरा मास, सरफेस के ऊपर इट वाज 58, लेकिन ऊपर जाने के बाद मेरा मास वोंट बी 58, इट वुड बी ग्रेटर देन 58। अच्छा, ग्रेटर का ये मतलब नहीं है कि ग्रेटर भाई 59 हो गया, 60 हो गया, बहुत ही भारी भारी सा फील हो रहा है, जैसे जैसे भागे चले जा रहा हूँ वैसे वैसे ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत भारी होता चला जा रहा हूँ, इतना नहीं है। 58 पॉइंट पता नहीं कितने सारे जीरोज एंड सम वैल्यूज, तो मतलब बहुत हाई डेसिमल प्लेसेस के ऊपर जाकर के काम हो रहा है। तो मैं तो ये नोट भी नहीं कर रहा, लेकिन आइंस्टाइन ने इसको बोला जरा क्लोजली देखते हैं कि अगर ये लेट से के पॉइंट 15 जीरो एंड देन सम नॉन जीरो वैल्यू, ये पॉइंट मतलब 15 डेसिमल प्लेस बाद भी अगर मास चेंज हुआ तो ये क्यों चेंज हुआ था। तो अब सुनिएगा, 58 वॉज माई मास, ठीक है जी, माई रेस्ट मास। लेकिन जब मैंने दौड़ना शुरू किया था तो उस वक्त मैं पोजेस करता था काइनेटिक एनर्जी। उस काइनेटिक एनर्जी का एक मास था, दैट वाज 0 पॉइंट अ लॉट ऑफ जीरोस एंड सम वैल्यूज। वो मास ऐड हुआ था मेरे मास के अंदर, और जैसे ही मैं रुक गया, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो चुकी हुई है, वो मास भी जा चुका। सिमिलरली द सेकंड हाइट वाली एग्जांपल, कि जिस वक्त मैं जमीन पर था, जिस वक्त आई वाज एट द सरफेस, तो एट दैट वेरी मोमेंट मेरा मास 58 था।
पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। लेकिन जब मैं एक बहुत जबरदस्त किस्म की हाइट पे जा चुका हूं तो वहां पे मेरा जो मास है, सॉरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक सर्टेन मास रखती होगी, जो कि अगेन एडअप होगी मेरे मास के साथ। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आइंस्टाइन ने कहा था कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। ए मास कैन बी रिफॉर्म्ड एज एनर्जी, एनर्जी कैन बी रिफॉर्म्ड एज मास, या सिंपल लफ्जों में मास कैन पोजेस एनर्जी, तो एनर्जी कैन ऑल्सो पोजेस मास। ठीक है जी, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लगाते हैं। देखें, हमारे लिए तो ये बहुत ही ना होने के बराबर चीज लग रही है, क्योंकि 58 ऑलरेडी एक बहुत बड़ा वजन है। ठीक है जी। और उसके बाद फिर बहुत ही ज्यादा डेसिमल प्लेसेस है। वो डेसिमल प्लेसेस कहाँ ऐड हो रही है अभी समझते हैं, कितनी डेसिमल प्लेसेस ऐड हो रही है। देखें, दिस वाज अ न्यूक्लियस, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के अंडर इन्फ्लुएंस था, और हमने इसको वर्डन करके इसको अलग अलग सेपरेट न्यूक्लियस के अंदर लेकर के, सेपरेट न्यूक्लियॉन्स के अंदर लेकर के आ गए। ऊपर हमने एक बात ये लिखी थी कि जब हम इस तरह काम करेंगे, ऐसा करेंगे, तो देयर वुड बी एन इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ईच न्यूक्लियॉन। हर न्यूक्लियॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब ये है कि मास इंक्रीज होगा, क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी एक सर्टेन मास रखती है। तो मास अब बढ़ चुका हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसका एक मतलब यहां से एक न्यूट्रॉन और यहां से एक न्यूट्रॉन कंसीडर करूं, तो इस वाले न्यूट्रॉन की एनर्जी जो है वो ज्यादा है, और इस वाले न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है वो रिलेटिवली कम है। तो इस वाले का मास रिलेटिवली ज्यादा और इस वाले का मास रिलेटिवली कम है। ठीक है, सो दिस इज व्हाई सेपरेट न्यूक्लियॉन्स आर ऑलवेज हेवियर देन अ न्यूक्लियस इटसेल्फ। ठीक है जी। अब यहां से स्टेबिलिटी को और समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले मुझे बताइएगा कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। चलिए जी, तो मैंने कहा सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी समझा रहा हूं। ठीक है जी, सिंपल लफ्जों के अंदर मैं इसको वो कर रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, सिंस एवरी मास कैन possess energy, similarly every every energy can possess mass। ठीक है जी, मैं यूं इस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये है कि मास सेपरेटली इज नॉट कंजर्व्ड, इट मे कन्वर्ट इनटू एनर्जी। एनर्जी सेपरेटली नॉट कंजर्व्ड, इट मे कंट्रीब्यूट इन मास, वो मास में कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब सवाल ये है, मतलब यहाँ पे सोचना चाहिए था कि ये जो एनर्जी हमने दी थी और वो यहाँ गई, तो वो गई तो गई कहाँ, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में गई, तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या, किस कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, इलास्टिक पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल एनर्जी सेपरेट करके आप अलग अलग रख दें उनको, तो क्या वो जिंदगी भर वो एनर्जी लेकर के बैठे हैं, तो वो एनर्जी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन देयर मासेस। ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है जो बात हमने लिखी कि सेपरेट न्यूक्लियॉन्स of a nuclei are heavier than the
कंबाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा? as the amount of work done in separating the nucleons contributes in mass। ठीक है, अच्छा, अब इस थ्योरी को, अच्छा पहले मैं एक पॉइंट और लिख दूं, उसके बाद ये मैं थ्योरी आइंस्टाइन वाली बात में लिख दूं कि द डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ठीक है जी, द डिफरेंस in the mass of a nuclei from its separate nucleon is referred as mass defect। इसको अक्सर प्रोनाउंसिएशन में मास डेफिसिट भी बोला जाता है, मास डिफेक्ट, ये चीज़ है, ठीक है। मास डिफेक्ट चेंज इन मास से शो कर, ठीक है। तो ये जो ऊपर आइंस्टाइन ने ये बात की थी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास वाली, इसको उन्होंने मैथमेटिकली किस तरह लिखा था, तो कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का जो रिलेशन है ये है, उन्होंने कहा कि डेल ई इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, द मोस्ट फेमस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये सब जानते हैं, ये आइंस्टाइन की ये भी सब जानते हैं, लेकिन ये आइंस्टाइन ने कही थी, मतलब आइंस्टाइन ने क्यों कही थी, इसका मतलब क्या है, ये कोई नहीं जानता। एक एक इवेंट में आइंस्टाइन और चार्ली चैपलिन, आई होप यू नो हु चार्ली चैपलिन इज, एक इवेंट में आइंस्टाइन एंड चार्ली चैपलिन मिले। आइंस्टाइन ने चार्ली चैपलिन, अच्छा तो ये रियल वाक्य है कोई, मतलब ऐसा नॉट अ जोक। आइंस्टाइन ने चार्ली चैपलिन से बोला आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। चार्ली चैपलिन बोलते क्यों? वो कहते हैं यार यू डोंट इवन अटर अ वर्ड, ठीक है, इन योर एक्ट्स, बट स्टिल द एंटायर वर्ल्ड इज अ फैन ऑफ यू। देखिए जी, everyone understands you, although कि you don't even speak a single word, लेकिन everyone understand what you are acting, उस एक्ट का मतलब क्या है, उस एक्ट के अंदर तुम क्या करना चाह रहे हो, सब समझ में आता है। तो चार्ली चैपलिन रिप्लाई में कहता है इस हिसाब से आई एम इवन अ बिगर फैन एंड दैट मेक्स यू ग्रेटर पर्सन देन मी। क्यों? बोले द एंटायर वर्ल्ड इज फैन ऑफ you and what you said, although the entire world doesn't understand a single word that you say। तो हम दोनों में फ़र्क ये है कि मैं कुछ नहीं कहता, लोग समझ जाते हैं, तुमने बहुत कुछ कहा, लोगों को पसंद आया, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। तो एग्जैक्टली ये चीज़ थी कि ई इज टू एम सी स्क्वायर बेसिकली यहाँ पर क्या है, ठीक है। इसका एक फलसफा, इसका एक बहुत ही लोअर वर्जन एक्सप्लेनेशन लोग ये बोलते हैं अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से ट्रैवल करना शुरू कर जाएगी तो वो एनर्जी बन जाएगी। ऐसा नहीं है, ठीक है जी, स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से नहीं ट्रैवल कर सकते। स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर सी स्क्वायर, अच्छा सी मैं बता दूं यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट का, बहरहाल सी स्क्वायर इज बिहेविंग एज अ कांस्टेंट ओवर हियर। तो ये जो डेल ई है आपके पास, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी, जो कि रिलीज या फिर प्रोवाइडेड एनर्जी होती है। ये एनर्जी जब वो जुड़ेंगे तो इट वुड बी रिलीज्ड एनर्जी, या इनको जब अलग कर रहे होंगे तो ये प्रोवाइडेड एनर्जी होगी।
कितनी एनर्जी चाहिए उसका अंदाजा हमें होता है मास डिफेक्ट से। ठीक है, मास डिफेक्ट क्या है, दोनों सेपरेट न्यूक्लियॉन्स एंड न्यूक्लियस के दरमियान जो मास का फर्क था, दैट इज मास डिफेक्ट या मास डेफिसिट। और सी स्क्वायर, सी ओवर हियर इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। The value, we all know that, 3 × 10⁻⁸ meters per second। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ लाइट। तो अब वो जो मास बढ़ रहा है, वो कितना मास है, वो इतना मास है। कितनी एनर्जी दे रहे हैं, वो इतनी एनर्जी दे रहे हैं। अब यहाँ तो मेरे पास वो एनर्जी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, भाई इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी मुझे देनी है, मैं इसको डिसमेंटल कर दूंगा। तो मैं सिर्फ मासेस का फर्क निकाल सकता हूँ कि कितना हैवी हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर मुझे मासेस का फर्क पता है तो मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ। तो अब ये काम मासेस के फर्क से करते हैं, ठीक है ना, मतलब इस एनर्जी को कैलकुलेट करके देखते हैं, कैलकुलेटिंग बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, एग्जाम्पल में हम कार्बन 12 ही ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब कार्बन 12 में हमें कौन कौन सा मास लेना है पहले वो देख लेते हैं। कार्बन 12 में सबसे पहले तो मैं कार्बन का इटसेल्फ मास लेता हूँ। कार्बन 12 का मास कितना होगा? देखिए, कार्बन 12 का मास अगर मैं इन केजीज मेजर करूँ तो कार्बन 12 का मास मैंने यहाँ कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली याद तो नहीं है। तो इट इज 19.926483। दिस इज 19.926483 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है जी। अब एक प्रोटॉन का मास देखें तो प्रोटॉन का मास हमारे पास है 1.672623। ना मैं इसको वहां ले जाऊं, ये वैल्यूज आपको गिवन होगी। जो वैल्यू नहीं गिवन होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे वो भी गिवन ही होती है उसमें डेटा बुकलेट। तो ये आपके पास हो गया, मैंने कहा 1.672623 इंटू 10⁻⁻27। इस इन कैलकुलेशंस की जो भी हम परफॉर्म कर रहे हैं ना, इन कैलकुलेशन की ब्यूटी ही यही है कि हमने जो डेसिमल प्लेसेस लेने हैं वो थोड़े से ज़्यादा लेने, 5 6 लेने, 7 8 लेने, एज पर द रिक्वायरमेंट, लेकिन कम से कम आपको 6 to 7 तो मिले, 5 to 6 तो मिलेंगे। न्यूट्रॉन का मास 1.67 429 4929। ये सब मैंने मासेस रखे हुए इन टर्म्स ऑफ केजी। ठीक है। अच्छा, अगर अब यही मासेस मैं आपको न्यूक्लियर इसका कार्बन का तो नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं इन टर्म्स ऑफ यू बता रहा हूँ। ठीक है, आपके पास प्रोटॉन का जो मास होता है ना, इट इज 1.007 यू। यस, 1.007 यू। और इसका जो मास होता है इट इज 1.009 यू। तो ये जो हमने बचपन में पढ़ा था ना, प्रोटॉन का मास यू, इलेक्ट्रॉन का मास मतलब न्यूट्रॉन का मास यू, ये यू क्या था? यू वाज एटॉमिक मास यूनिट। यू जो है इट इज एटॉमिक मास यूनिट। प्रैक्टिकली इस यू की वैल्यू 1.66 10⁻⁻27 kg। तो बेसिकली अगर मैं इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा यू की वैल्यू से, तो आई गेट दिस वन। एंड इसी तरह ये वाली मल्टीप्लाई करूंगा तो आई गेट दिस वन।
ठीक है। तो मासेस आपको दोनों टर्म्स में दिए गए हो सकते हैं, आपको यू की फॉर्म में भी दे रखा हुआ हो सकता है और आपको केजीज की फॉर्म में भी दे रखा हुआ हो सकता है, ठीक है। फिलहाल एक काम ये करते हैं कि केजी की फॉर्म में जो है ना, अब इसको वो करते हैं, ठीक है, कैलकुलेट करना है हमें। अच्छा, तो ये वैल्यू आपको गिवन होगी, याद रखिएगा, ये जो आप हमने यहाँ पे वैल्यू लिखी है ना, ये वैल्यू आपको डेटा बुकलेट के अंदर गिवन होती है। फिर भी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि ये वैल्यूज़ याद रहें, ठीक है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि डेटा बुकलेट की बहुत सारी वैल्यूज़ आप खुद भी याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है। डेटा बुकलेट को खुद बार बार जा के देखना टाइम ज़्यादा होता है। अच्छा, अब मास डिफेक्ट निकाल रहे हैं। मास डिफेक्ट किस तरह निकलेगा? मास डिफेक्ट आपके पास निकलेगा 6 प्रोटॉन्स प्लस 6 न्यूट्रॉन्स का मास, ठीक है, माइनस 8 कार्बन 12 का मास, ऐसे करके। अब इसको अगर मैं सेपरेटली सॉल्व करूँ तो मैंने कहा 6 मल्टीप्लाई बाय, मैं केजीज में वैल्यू ले रहा हूँ 1.672623 10⁻⁻27 प्लस 6 न्यूट्रॉन्स का मास, 6 1.674929 10⁻⁻27, ठीक है। इस पूरे को मैंने सब्ट्रैक्ट करना है विद 19.926 483 इंटू 10⁻⁻27। अच्छा, मैं अलग अलग लिख रहा था प्रेजेंटेशन के लिए, आप कैलकुलेट करते वक्त डेफिनेटली 10⁻⁻27 को बिल्कुल ही बाहर ले जा करके अलग से सेपरेट उसको वो कर सकते हैं, मतलब ब्रैकेट में बाहर करके लिख दीजिएगा। तो ज़रा अब इस चीज़ को पहले मास डिफेक्ट कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन मास, ठीक है जी। तो डिफरेंस इन मास कैलकुलेट कीजिएगा मेरे साथ साथ। मैंने कहा 6 इंटू 1.672623 प्लस 6 इंटू 1.674929 माइनस 19.926483। चलिए जी, ये मास मेरे पास आता है 0.15882 इंटू 10⁻⁻27। मैंने कैलकुलेशन में 10⁻⁻27 डाला ही नहीं था, ठीक है जी। मैंने अलग यूँ समझ लें, इसको ब्रैकेट आउट कर दिया था। ये चीज़ आ गई। अब बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहे हैं, चेंजिंग मास आ चुका हुआ है। बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास होती है डेल एम इंटू सी स्क्वायर। डेल एम की जो वैल्यू आई है उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 58829 10⁻⁻27, ठीक है, इंटू सी स्क्वायर 3 इंटू 10⁻8। अब इसी वैल्यू को, जो गिवन वैल्यू है, इसी वैल्यू को मैं स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एनर्जी मेरे पास आ गई है 1.429 10⁻⁻11। अच्छा, ये वाली जो वैल्यू है ना, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये 3, मतलब आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक भी इसको लिख दें। अगर मैं इसको लिख दूँ 1.43 तो ये काफ़ी है। मुझे जो ग्रेटर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस चाहिए वो मासेस के लिए चाहिए। वो मुझे क्यों चाहिए मासेस के लिए? मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि अगर मैं ये काम ना करूँ, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ये काम नहीं करता तो इन दैट केस कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा। आप राउंड ऑफ करें, आप इसको राउंड ऑफ करके 20 कर दीजिएगा, ये भी आपके पास मिले मिला के कुछ कोई मास आपके पास डिफरेंस में नहीं आने वाला, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो मास है, ये जो एनर्जी हमने निकाली है, दिस एनर्जी इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ जूल्स, लेकिन हम इसको
क्या कहते हैं, किस में निकालेंगे हम इस वैल्यू को? निकालेंगे ईदर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो मैं इसी वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कैलकुलेटिंग डेल ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ज्यादातर आप ये देखोगे कि आपको जो वैल्यूज गिवन है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में गिवन होगी। याद होगा शायद क्वांटम फिजिक्स के अंदर मैंने ये हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरह आता है। तो वहाँ पे मैंने कहा था मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नेक्स्ट चैप्टर में आप देख रहे होगे। तो पहले एक जनरल फॉर्मूला रिकॉल कर लेते हैं कि एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप किस तरह निकालते हैं। आप निकालते हैं एनर्जी इन जूल्स डिवाइडेड बाय 1.6, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज 1.6 टेंस पावर -19। ठीक है जी। अच्छा, और अगर आपको यही वैल्यू चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो एनर्जी इन जूल्स वट एवर द एनर्जी इज डिवाइडेड बाय 1.6 टेंस पावर, अब यहाँ पे मैं 6 प्लेसेस पीछे चला जाता हूँ, -30। ठीक है, तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। अब ये जो हमने वैल्यू पर निकाली थी इसको सॉल्व कर लेते हैं अपनी एग्जाम्पल के हिसाब से। ठीक है, हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से जो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ कार्बन है वो है 1.43 10⁻11। इसको मैं निकाल रहा हूँ सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर। तो ये वैल्यू मैं किस तरह निकालूंगा? मैं कहूँगा जी बाइंडिंग एनर्जी मेरे पास आ रही है 1.43 10⁻11 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻19। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ फॉर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस वुड बी 1.43 10⁻11 डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻30। जरा ये दोनों वैल्यूज जो है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.43 10⁻11, 1.6 10⁻19। बहुत ही ऑकवर्ड सी वैल्यू आ रही है। चलिए एक सेकेंड, मैं सिर्फ आंसर को अपने कंफर्म कर लूँ, ऊपर वाले आंसर को। सही है, सही है, सही है, सही है। तो देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 89.3 या 89.4 टेंस पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर मैं लिख सकता हूँ 89 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो मेरे ख्याल से यहाँ से ही रीज़न समझ में आ गया कि मैं इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कैलकुलेट करने का रीज़न ही यही है कि मेरे पास जो वैल्यू आ रही होगी वो इतनी बड़ी आ रही है, इसलिए इस वजह से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी निकालना ही आसान है, बाइंडिंग एनर्जी ऐसे ही है। अब बाइंडिंग एनर्जी को
बाइंडिंग एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ यू निकालना सीख, ठीक है। मैंने कहा बाइंडिंग एनर्जी पर यू निकाल रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर यू, यू एटॉमिक मास यूनिट। कहा बाइंडिंग एनर्जी मतलब अगर एक यू मास, मतलब हम यूनिट समझ लो, यूनिट बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, एक यूनिट मास का इफेक्ट आता है, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी, उससे फिर मैं क्या कर सकता हूँ, उसके बराबर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपके पास जो बाइंडिंग एनर्जी है, इट इज गिवन एज डेल ई डेल एम सी स्क्वायर, और हम ये कह रहे हैं कि इफ डेल एम इज इक्वल्स टू 1 यू, 1 यू का क्या मतलब है, 1 यू का मतलब है 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। अगर ऐसा है तो मेरे पास जो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी वो हो जाएगी 1.66 10⁻27 इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। इसको जल्दी से कैलकुलेट करते हैं। इसका फाइनल आंसर तो खैर देखिए बहुत ही ऐसी वैल्यू है जो आपको याद रह जाएगी, ठीक है ना, और आप पेपर में भी इसको इस्तेमाल कर पाओगे। लेकिन मैं इसको जरा एक दफ़ा कैलकुलेट करके देख लेते हैं, क्योंकि ये अच्छा ये वाला पार्ट भी आता है कि 1 यू की जो बाइंडिंग एनर्जी है 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ये भी कैलकुलेट करके बताए, तो वो हम उसको भी कैलकुलेट करना सीख रहे हैं फिलहाल। तो ये आ गया आपके पास 1.49 10⁻10, ठीक है। इसी वैल्यू को इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही कैलकुलेट करेंगे इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैंने किस तरह कैलकुलेट किया, इस वैल्यू को मैं डिवाइड करता हूँ 1.6 10⁻19 से -13 से, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू मैं कोशिश करता हूँ लिखूँ उसका, ठीक है ना। तो 9926 आ रहा है, तो दैट मेक्स इट 9, एक सेकेंड, 1.49 10⁻10। आज मेरा कैलकुलेटर कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ कर रहा है, वैल्यूज याद है तो अच्छा। 0.6 10⁻19 932 आ रहा है, 931 या 930 एग्जैक्टली जो वैल्यू है ना, मैं इस वाली वैल्यू को नहीं ले रहा, 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अच्छा एग्जाम में मैं आपको बताऊँ, हाँ 931.25 मेरे पास भी ऐसी वैल्यू आई थी। एग्जाम में ये वैल्यू इस्तेमाल हुई है 930 से लेकर 934 तक। अगर आपको डायरेक्टली कोई वैल्यू इस्तेमाल करनी है ना, तो आप 934 वाली वैल्यू यूज़ करना, अनटिल एंड अनलेस उसने आपको ऐसा बोल रखा हो। बस दीजिएगा, ए एस वालों को मैसेज कर दूँ कि उनकी क्लास 15 मिनट लेट हो। इसके बाद एक आखिरी चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, फिर कल क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि पर मतलब यू, फॉर एग्जांपल वट एवर, अगर मेरे पास मासेस यू में गिवन है, ठीक है, तो क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी वैल्यू को यू के अंदर आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, गोइंग टुवर्ड्स द पॉसिबल, सिर्फ आइडिया लेने के लिए क्वेश्चन का। तो मैंने कहा कोई नहीं,
अच्छा, अब एग्जाम्पल जैसे ये देखें, ये हमारे पास एक लिखा हुआ है, ठीक है ना, ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है, इस तरह करके ये मिलते हैं और वो एनर्जी बना रहे हैं। अब ये मासेस आपको यू के अंदर गिवन है, ठीक है। तो मैं सेपरेटली ये भी कर सकता हूँ कि मैं पहले इनका मास डिफेक्ट निकालूं, इन टर्म्स ऑफ यू ही निकालूं। 3.0165 यू, सवाल में क्या लिखा हुआ है मैं उसकी तरफ अभी ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी, मैं सिर्फ इस कैलकुलेशन को एक दफ़ा दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। प्लस 2.0141, ठीक है ना। अच्छा, अब इससे जो मेरे पास एक वैल्यू आएगी वो इन टर्म्स ऑफ यू आएगी, ठीक है। तो वो वैल्यू जैसे मैंने निकाली 3.01605 माइनस 1.00728 प्लस 2.01410। तो ये एक्टिव काम है इस चैप्टर के अंदर ना। अच्छा जी, जीरो ही मतलब वैल्यू ही डालते रहो। अच्छा, ये चीज़ें आई है आपके पास इन टर्म्स ऑफ यू, ठीक है। अब आप इसको इस तरह यूं समझो कि आपको पता है कि जब आपके पास 1 U मास के लिए एनर्जी रिलीज चाहिए तो दैट वुड बी 934। तो आपके लिए दिस मच मास इन टर्म्स ऑफ यू एक्स होगी, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं मास को केजी में कन्वर्ट ही नहीं कर रहा, कि मैं केजी में कन्वर्ट करूँ, आंसर मेरे पास जूल्स के अंदर आए और फिर मैं उसको करूँ। मैंने इसी वैल्यू को 934 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं डायरेक्टली 934 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरे पास वो आ जाएगा बाइंडिंग एनर्जी। मैंने कहा 934 और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगी, तो ये आया 4.97 मेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब चूंकि सवाल की रिक्वायरमेंट जूल्स में थी ना, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इस u की जगह लिखेंगे 1.666 ये केजी के अंदर आ जाएगा, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर से और आपके पास ये आंसर जूल्स के अंदर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? या वैसे अगर आप चाहें तो ये आपने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल दिया है, आप इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें 1.6 × 10⁻13 से, अगेन ये आंसर फिर जूल्स के अंदर चला जाएगा। तो मल्टीपल रास्ते हैं, बस कॉन्सेप्ट समझना है हमें इस चीज, ठीक है। तो आई होप, अच्छा बाइंडिंग एनर्जी पर डिप्लॉय करवानी थी, उसके लिए कुछ छोटा सा कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करना है स्टेबिलिटी का। तो एक काम करते हैं, वो अभी रशिंग हो जाएगा, अगर मैं अभी फौरन स्टार्ट करता हूँ तो नेक्स्ट क्लास के ऊपर रखते हैं। पहले तो मुझे बताइएगा कि बाइंडिंग एनर्जी आज का कॉन्सेप्ट अलोंग विद द कैलकुलेशंस, ये चीज आपको समझ में आई? चल, ग्रेट हो गया। अच्छा, अब हमने अगली क्लास का मैं टारगेट बताया था, अगली क्लास में हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिस्कस करेंगे। अभी तो बाइंडिंग एनर्जी पूरे न्यूक्लियस की निकाली थी ना, अब हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन देखेंगे और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से स्टेबिलिटी को समझेंगे, कि जिसे हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कहते थे, जिसे हम बोलते थे भाई ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, ये स्टेबल न्यूक्लियाई है, इसका मतलब क्या था, स्टेबिलिटी किस सेंस के अंदर है, वो यहाँ पे समझ में आएगी, ठीक है। तो अगली क्लास में इसको मजीद आगे बढ़ाते हैं एंड फिर उसके बाद सर्विस देखेंगे। तो आपसे मुलाकात होती है इन दी नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।